नमस्कार एंड वेलकम टू आयु पाठशाला। और रिवीजन सीरीज के अंदर ये तीसरा वीडियो होने वाला है। एक्चुअली पहला वाला जो टॉपिक था उसको हमने दो पार्ट में कवर किया था, क्योंकि वहां पर कुछ एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो ओरिजिनल लेक्चर्स में हमने कवर्ड नहीं किया था, इसलिए वहां पर लंबा थोड़ा सा वीडियो हो गया। इसके बाद ऑलरेडी हमने दो टॉपिक पे रिवीजन लेक्चर जो है अपलोड कर दिया है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन पे पहला, और दूसरा हमारा जो लास्ट वीडियो था दैट इज वाज इन ऑन एलटीई 5G एआई इन टेलीकम्युनिकेशन एंड केपीआईज के ऊपर में अपलोड किया है। आज हम तीसरा टॉपिक देखने वाले हैं, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आईएमएस, एसआईपी, डायमीटर, एसएस7, सिक्ट्रॉन एंड वोल्टेज सिग्नलिंग, यानी कि सिग्नलिंग प्रोटोकॉल्स के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी हम करने वाले हैं। Obviously, you should revise the signaling protocol, especially related to SIP signaling, CSCF, AUV, यूजर इक्विपमेंट कैसे अटैच करता है आईएमएस कोड के अंदर। ये सारी चीजें रिवाइज कर लो, उसके बाद ये लेक्चर देखना, तो इट वुड बी मच मोर बेनिफिशियल। आयु पाठशाला के मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी वी आर प्रोवाइडिंग दी फेयर मिनिमम प्राइस फॉर दी रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज, सो दैट यू कैन यूटिलाइज those videos lecture that are available to revise the content. Those who are not enrolled can get enrolled and start revising. अदरवाइज जो है ये रिवीजन लेक्चर्स भी हम अपलोड कर रहे हैं, और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। सो थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ, सो दैट आपको ये अच्छे से फॉन्ट में दिखने लगे। नाउ इट इज विजिबल। So starting from the question number 1, wherein we are question taking from the user equipment connection to the IMS. So a question is user equipment powers on and initiate IMS registration. IMS में registration करता है over LT, which IMS entity is first IMS node contacted by the user equipment. So quickly let us see कि सबसे पहले जब user equipment on होता है तो registration के लिए, IMS के लिए जो registration process है वो कैसे शुरू होता है। So we have the user equipment, then we have the PCSCF, that is the CSCF क्या, ये सारा चीज डिस्कस करेंगे। पहले शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा चीज हमने बता दिया है। फिर HSS, और लास्ट में आपका SCSCF। ठीक है, और उसके बाद जो है हम जो है IMS कोर में जाते हैं। ये सारा वेरिफिकेशन होने के बाद IMS कोर में जाते हैं, और फिर वहां जाकर के डिसाइड होता है कि IMS कोर के अंदर के क्या हमको आरटीपी प्रोटोकॉल पे जाना है वॉइस के लिए, या हमें जो है वो जो PSTN पे जाना है। अगर PSTN पे जाना है तो वी हैव टू ब्रेक अवे फ्रॉम IMS कोर एंड वी हैव टू स्विच टू सर्किट स्विचिंग। एंड सर्किट स्विचिंग हमारा कैसा होता है, SS7 सिग्नलिंग के अंदर हम सर्किट स्विचिंग करते हैं। LTE के लिए हमारा SIP करता है। तो अगर हमें रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे जाना है तो फिर यहाँ से SIP सिग्नलिंग स्टार्ट होगी, जहां पर हम देखते हैं इनवाइट आती है, रिंगिंग आती है, ओके आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, ऑल दैट थिंग इज देयर। So, briefly, let us discuss about PCSCF, that is Proxy Call Session Control Function, जो है फर्स्ट IMS नोड होता है जो यूजर इक्विपमेंट्स को कांटेक्ट करता है, और ये SIP मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए काम आता है, सिक्योरिटी एंड कंप्रेशन के लिए। देन वी हैव दी ICSCF, दैट इज इंटरोगेटिंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन, एंट्री पॉइंट होता है IMS नेटवर्क के अंदर। और उसके बाद हम देखेंगे कि HSS पे जाता है ऑथेंटिकेशन के लिए, और उसके बाद दिस इज SCSCF, यानी कि सर्विंग कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। अब ये जो है मास्टरमाइंड ऑफ IMS नेटवर्क बोल सकते हैं। यूजर का रजिस्ट्रेशन, सिप कंट्रोल सेशन का जो कंट्रोल होता है, यहाँ से सिप सेशन स्टार्ट होता है वोल्टी कॉलिंग के लिए। तो सिप सेशन कंट्रोल, कॉल राउटिंग और सर्विंग ट्रिगरिंग, सर्विस ट्रिगरिंग, ये सारी चीज कहाँ से होती है, SCSCF से होती है। अब यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ कि SCSCF में जो आपका जो सिप सिग्नलिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, यानी कि इनवाइट होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, या एंड करने पे आपका बाई होता है। तो ये सारा जो है वो सिप मैसेज, यानी कि SCSCF जो है फर्स्ट वाला नोड, ये क्या करता है, सिप इनवाइट को फॉरवर्ड करता है। और सिप वाली हमने पूरा सिग्नलिंग देखा है, सिप इनवाइट होता है, सिप रिंगिंग होती है, एक्नॉलेजमेंट होता है, बाई होता है, के होता है। ये सारी चीजें हमने SIP के अंदर देखा है। ठीक है, अब कुछ बातें करता हूँ जो SIP के अंदर हमारा जो नंबर्स थे SIP के अंदर, जैसे 100 का मतलब होता है ट्राइंग, 180 का मतलब होता है रिंगिंग, 200 का मतलब होता है ओके। ये ड्यूरिंग कॉल सेटअप हम यूज करते हैं। कॉल सेटअप कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि सबसे पहले आपका होता है सिप इनवाइट।
जब सिप इनवाइट यूजर के पास पहुंच जाता है, वहां से ओके आता है और फिर यहाँ से एक्नॉलेजमेंट जाता है, और उसके बाद दिस इज दिस सिप सिग्नलिंग पार्ट, इसको बोलते हैं सिप सिग्नलिंग। जब सिग्नलिंग ओके हो जाता है, तब जो है रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशमेंट होता है और वॉइस पैकेट का ट्रांसफर होता है। ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। अब इसके बाद देखो, अगर जैसे हमें पता चले जब IMS 4 पे आप पहुंचते हो और वहां पर आपको पता चलता है कि ये तो सर्किट स्विचिंग के थ्रू जाना है, ये पैकेट स्विचिंग के थ्रू नहीं जाना, यानी कि यहाँ पर आरटीपी ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं लगेगा। यहाँ पर क्या लगने वाला है? यहाँ पर बेसिकली लगने वाला है SS7 प्रोटोकॉल। तो SS7 क्या करेगा, जो आपका जो सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है उसको इनकैप्सुलेट करके सर्किट स्विचिंग में भेज देगा। तो उसके लिए भी हमारे पास कुछ कंपोनेंट होते हैं, दैट इज वी हैव द मीडिया गेटवे। आपने अब नाम सुना होगा, मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन एंड ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन, BGCF एंड MGCF। तो BGCF क्या होता है? बेसिकली BGCF देखता है कि कॉल को कहाँ पर भेजना है भाई। नॉर्मली वोल्टी यूजर पे भेजना है या PSTN यूजर पे भेजना है जहाँ पर सर्किट स्विचिंग हो रही है, और वो IMS कोड से अगर देखता है कि इसको भेजना है हमें कहाँ, भेजना है हमको PSTN पे, तो वहां से IMS कोड से ब्रेकआउट कर जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल। और उसके बाद मीडिया गेटवे आता है। मीडिया गेटवे क्या करेगा? मीडिया गेटवे कन्वर्ट कर देगा SIP सिग्नलिंग को SS7 सिग्नलिंग पे, और उसके बाद कॉल को स्टैब्लिश कर देगा इन PSTN नेटवर्क। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, ध्यान में भी होगा। तो अब चलते हैं हमारे पहला क्वेश्चन की तरफ, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया आपको। तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पहला एंटिटी है IMS का जिससे यूजर इक्विपमेंट कनेक्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो है प्रॉक्सी CSCF पहला एंटिटी है। दूसरा, आफ्टर रिसीविंग रजिस्टर रिक्वेस्ट द PCSCF फॉरवर्ड टू पी विच IMS एंटिटी, जो सिप का जो मैसेज है वो कौन फॉरवर्ड करता है? ये फॉरवर्ड करता है किसको? ICSCF को। यहाँ पर भी डायग्राम में भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which information is not stored in the HSS? RTP वॉइस पैकेट्स, these are not stored in the HSS। HSS यानी कि होम सब्सक्राइबर जो सबस्टेशन है उसके अंदर सब्सक्राइबर का प्रोफाइल, ऑथेंटिकेशन वेक्टर्स, ये सारी चीजें पब्लिक IMS पब्लिक आइडेंटिटी जो कि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए काम आती है, ये सारी चीजें ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चीजें जो है वो स्टोर होती है। ठीक है, which IMS entity is responsible for subscriber registration, state and executing servers logic? कौन है जो सब्सक्राइबर को रजिस्टर करता है? दैट इज SCSCF, सर्विंग कंट्रोल सेशन और कॉल सेशन कंट्रोल फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ MGCF? अभी बताया कि मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन है, तो अगर इंटरनेट इंटर वर्क SIP विद लेगेसी PSTN सिग्नलिंग कन्वर्ट करने के लिए, BGCF is mainly responsible for selecting an appropriate PSTN breakout point। IMS कोर में पहुंचने के बाद जो ब्रेकआउट होगा, that is through the BGCF। Now question number 7, which IMS entity actually converts RTP packets to into PCM voice? कौन कन्वर्ट करेगा? मीडिया गेटवे कन्वर्ट करेगा PCM वॉइस SS7 पे ट्रांसफर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, IMS आर्किटेक्चर्स के ऊपर में है, अ सब्सक्राइबर कैन रजिस्टर सक्सेसफुली बट एवरी आउटगोइंग वोल्टी कॉल इमीडिएटली फेल्स बिफोर रिंगिंग, रिंगिंग से पहले ही फेल हो जा रहा है, यानी कि आपका विच IMS एंटिटी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड फर्स्ट। यहाँ पर आपका कॉल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, और यहाँ पर से आपका यूजर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद सेशन स्टैब्लिश होती है रिंगिंग के लिए। तो बेसिकली आपको SCSCF में देखना पड़ेगा। ठीक है, एक ट्रबल शूटिंग के ऊपर है, रजिस्ट्रेशन सक्सेस रेट 99.9%, सिप इनवाइट सक्सेस हो रहा है 98%। सिप इनवाइट आपका कहाँ? रजिस्ट्रेशन, IMS का रजिस्ट्रेशन के लिए काम आता है। और RTP रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, विच नोड इज मोस्ट प्रोबेबल इशू? RTP आपका जो है बेसिकली यहाँ पर SCSCF नहीं है। देन वी हैव द मीडिया गेटवे। सिग्नलिंग इज वर्किंग करेक्टली क्योंकि रजिस्ट्रेशन और इनवाइट सक्सीड हो जा रहा है, इनवाइट और रजिस्ट्रेशन सक्सीड हो रहा है, यानी कि सिग्नलिंग में कोई इशू नहीं है। लेकिन मीडिया एस्टेब्लिशमेंट फेज फेल हो जा रहा है, और मीडिया एस्टेब्लिशमेंट फेल होने का मतलब यह है कि मीडिया गेटवे जो है वो मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम है, मीडिया गेटवे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, वोल्टी कॉल इज मेड फ्रॉम LTE से PSTN सब्सक्राइबर के पास, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द IMS एंटिटी इन्वॉल्व? तो यूजर इक्विपमेंट PCSCF, ICSCF, SCSCF, उसके बाद जो होगा वो ब्रेक अवे गेटवे कंट्रोल फंक्शन, फिर मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन, फिर मीडिया गेटवे के पास जाएगा और PSTN के पास जाएगा। दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11,
Which SIP method is used by user equipment to register itself विद द आईएमएस नेटवर्क? इनवाइट क्या कब यूज करते हैं? इनवाइट यूज करते हैं बताने के लिए कि आई वांट टू रजिस्टर माई सेल्फ, लेकिन रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर यूज होता है। एक्नॉलेजमेंट तो तब होता है जब आपका आप सिर्फ सिर्फ इनवाइट के बाद में आप ओके भेजते हो तो वहां से एक्नॉलेजमेंट जाता है। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर यूज होता है, ठीक है। नाउ सिर्फ एसआईपी ऑथेंटिकेशन के ऊपर एक यहाँ पर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग SIP IMS registration, why does the network intentionally send 401? That is 401 का मतलब है unauthorized। तो unauthorized कब भेजते हैं? जब बेसिकली क्या होता है कि आपका जो 401 का जो कैरियर है यानी कि ऑथेंटिकेट हेडर, यूजर इक्विपमेंट कंप्यूट करता है रिस्पॉन्स यूजिंग द क्रेडेंशियल स्टोर्ड इन आईएस सिम के अंदर जो आपका क्रेडेंशियल स्टोर होता है जिसको आई सिम या यूसिम भी बोलते हैं, और दोबारा से रजिस्टर करने के लिए सेंड करता है, ठीक है। तो जो बेसिकली आपके रजिस्ट्रेशन पे अगर ऑथेंटिकेशन के ऊपर कुछ सवाल आ जाए, यानी कि आपके ऑथेंटिकेशन नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो इसीलिए आपका जो है वो अनऑथराइज भेज देगा। तो कब अनऑथराइज भेजेगा? टू चैलेंज द यूजर इक्विपमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल। देखो एक्चुअली में सबसे पहले क्या होता है थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ऐसे तो किस तरह से गोल गोल बता दिया कुछ समझ में नहीं आया। जब यूजर इक्विपमेंट पावर फोन को पावर ऑन करता है, ये एसआईपी रजिस्टर भेजता है, एक मैसेज भेजता है, ठीक है, कि मुझे रजिस्टर कर दो। एसआईपी रजिस्टर मैसेज भेजता है, ठीक है। और ये आपका प्रॉक्सी फॉरवर्ड कर देता है, कॉल सेशन कंट्रोल फिक्शन फॉरवर्ड कर सकता है, कर देता है। अब यहाँ पर जो है आपको ऑथेंटिकेट नहीं हो, अभी तक आप ऑथेंटिकेट नहीं हुए, तो अगर यूजर इक्विपमेंट आपको एसआईपी रजिस्टर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप क्या उसको अलाउ करोगे? नहीं अलाउ करोगे। तो सिमिलरली क्यों नहीं अलाउ करेगा? क्योंकि आप बोलोगे भाई आप कौन हो, फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ। आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं कि नहीं आपको आईएमएस से आपको रजिस्टर करने नहीं दूंगा, करने दूंगा, लेकिन पहले आप ये तो बताओ कि हु आर यू, ठीक है। तो इस केस में क्या करेगा आईएमएस जो है इंटेंशनली आपको भेज देगा अनऑथराइज्ड 401, कि भाई यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गेट रजिस्टर्ड, फर्स्ट टेल मी हु यू आर नॉट रिजेक्टेड बट यू हैव टू प्रूव दैट हु यू आर। मतलब देयर इज एन ऑथेंटिकेशन चैलेंज, यूजर इक्विपमेंट के लिए ऑथेंटिकेशन चैलेंज है, आपने आपको जो है वो ऑथेंटिकेट करना है। सो एक रैंडम नंबर जनरेट होता है नेटवर्क से वन टाइम ऑथेंटिकेशन के लिए, और यूजर इक्विपमेंट क्या करेगा, कंबाइन करेगा सिम के अंदर जो आपका सीक्रेट की होता है और ये रैंडम नंबर को, और इसके साथ इसको एक ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम से पास करेगा एक रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, उसके बाद फिर से रजिस्टर भेजेगा, ठीक है। मतलब 401 जब अनऑथराइज्ड आईएमएस आपको भेज दिया वापस, अब क्या करना है कि अपने आप को आपको ऑथेंटिकेट करना है। तो रैंडम नंबर जो है जनरेट कर नेटवर्क जनरेट करेगा वन टाइम ऑथेंटिकेशन के लिए, और एक एल्गोरिथम से आपको उसका रिस्पांस सेंड करना है, ठीक है। तो फोन फिर से भेजेगा आपको रजिस्टर के लिए, और प्लस इसके साथ आपको एक ऑथराइजेशन हेडर भी भेजेगा, ठीक है। तो जो ऑथराइजेशन हेडर है ये एक कैलकुलेटेड एक ये एल्गोरिथम से ऑथेंटिकेशन एल्गोरिथम से कैलकुलेटेड एक रिस्पांस है, वो यहाँ पर ऑथराइजेशन हेडर के साथ भेज देगा। अब नेटवर्क उसको वेरीफाई कर लेगा, तो नेटवर्क वेरीफाई करके क्या करेगा 2200 ओके भेज देगा, यस यू आर नाउ वेरीफाइड। तो जो फर्स्ट टाइम एसआईपी आपको अन इंटेंशनली मतलब इंटेंशनली आपको 401 अनऑथराइज भेजता है, बेसिकली टू चैलेंज द यूजर इक्विपमेंट फॉर ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल। क्लियर है? Now next move on to next question. Question number 13. Which SIP message actually start a volatile call? So call setup का आपने सीक्वेंस आपको पता है, सबसे पहले इनवाइट होता है, फिर ट्राइंग होता है 100, फिर 180 पे रिंगिंग, 200 पे ओके, और फिर एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है इनवाइट से, SIP इनवाइट। Which SIP response indicates that the destination is being alert ringing? रिंगिंग के लिए आपको कौन सा है भाई? 180 ऑलरेडी लिख भी दिया 180, केवल 180 लिखता तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता, लिख दिया 180 रिंगिंग, मतलब यही है। अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनवाइट होगा 2, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका ट्राइंग 100, सॉरी इनवाइट के बाद ओके होगा, पहले ओके होने दो पहले, तो 3, उसके बाद हो जाएगा ट्राइंग, उसके बाद हो जाएगा रिंगिंग, उसके बाद हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट। नहीं, गलत बोल दिया मैं। सबसे पहले इनवाइट होगा यानी कि 2, उसके बाद ट्राइंग होगा, ओके तो आपका एंड में जाएगा एक्नॉलेजमेंट से पहले,
तो ट्राइंग होगा तो 100, फिर रिंगिंग होगा 180, फिर आपका एक्नॉलेजमेंट जाएगा, ओके पहले जाएगा 200, उसके बाद जाएगा एक्नॉलेजमेंट सबसे लास्ट। एक्नॉलेजमेंट का है 1, 200 इज फॉर 3, 180 फॉर 4, 100 है 5, 25431। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्नॉलेजमेंट टर्मिनेट्स अ सेशन। एक्नॉलेजमेंट कब भेजते हैं? इट्स सेंट आफ्टर 2k ओके, 200 ओके फॉर इनवाइट। तो ये बेसिकली जब ओके एक्नॉलेजमेंट आता है तो ये कॉल सेटअप कंप्लीट होता है, कॉल सेटअप कंप्लीट होता है, ठीक है। बाय एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजेस अ रिस्पॉन्स। बाय क्या होता है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक्नॉलेजमेंट टर्मिनेट अ सेशन, नो। बाय एक्नॉलेजेस अ रिस्पॉन्स, नहीं, ये तो एक्नॉलेजमेंट होता है, बाय तो टर्मिनेट कर सकता है। एक्नॉलेज कंफर्म्स सक्सेसफुल सेशन एस्टैब्लिशमेंट while by terminates an established session, this is correct. Now moving to next question, a caller press end call before the called user answer. Now which SIP method is generated? कैंसिल बाय के अंदर बाय और रजिस्टर और ऑप्शंस तो आप वैसे ही काट दोगे, डिफरेंट कंफ्यूजन हो जाएगा आपको बाय और कैंसिल के अंदर। तो कैंसिल का मतलब, बाय का मतलब क्या है? बाय ओनली, बाय तभी होगा जब, कब आप बाय बोलोगे? जब आप किसी को हाई बोल पाओ। जब हाई नहीं बोला तो बाय क्या बोलोगे? मतलब कि जब आपका सेशन क्रिएट हो जाएगा और स्टैब्लिश हो जाएगा तो वैलिड सेशन के लिए आप बाय बोलो, ठीक है। सेशन आंसर ही स्टेब्लिश नहीं हुआ, यूजर आंसर ही नहीं किया, घंटी बजते बजते आपने काट दिया, तो सेशन बना कहाँ? तो बाय एक्नॉलेजमेंट तो हुआ नहीं। तो जब जब आपका हाई नहीं हुआ तो बाय नहीं होगा। तो बचा क्या? कैंसिल। कैंसिल क्या होता है? कैंसिल बेसिकली स्टॉप्स अ पेंडिंग इनवाइट बिफोर द कॉल इज एस्टैब्लिश। इनवाइट है अभी, इनवाइट पेंडिंग है आपका, ट्राइंग हुआ, रिंगिंग भी हुआ, आपने काट दिया, तो बिफोर द कॉल सेशन इज एस्टैब्लिश्ड कैंसिल आपका हो सकता है, ठीक है। Now question number 18, which SIP method is primarily used to modify session parameter without changing the dialog state? Now update modify है, basically update है। register options और refer तो वैसे भी नहीं है। तो update basically allow करता है modification of session parameters, कैसे क्या क्या, basically quality of service during an ongoing dialogue without उसके state को change करते हुए। री-इनवाइट भी एक ऑप्शन है, री-इनवाइट कैन ऑल्सो मॉडिफाई द सेशन, लेकिन ये बट जनरली क्या करेगा, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट ट्रांजैक्शन एंड होल्ड या रिज्यूम कर देगा ना, डायलॉग स्टेट को यहाँ पर बेसिकली चेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर बोला क्या था? विदाउट चेंजिंग द डायलॉग स्टेट, सो दैट इज अपडेट नॉट री इनवाइट। तो री इनवाइट से कंफ्यूज नहीं होगा। री इनवाइट में आपकी कॉल होल्ड पे चली जाएगी या रिज्यूम, फिर होल्ड और रिज्यूम होगा, तो डायलॉग स्टेट आपका चेंज हो जाएगा। तो केपीआई से एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो रहा है आपका, इनवाइट सक्सेस हो रहा है, ओके रिसीव हो रहा है, बट एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो है इस आईपी का डायलॉग जो है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, और कॉल जो है एक्चुअली रिलीज कर दी जा रही है, एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है। तो पूछा गया है कि यूजर रिपोर्ट्स कॉल रिंग्स बट डिस्कनेक्ट इमीडिएटली आफ्टर आंसरिंग। हाँ, एक्नॉलेजमेंट ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। द मोस्ट प्रोबेबल कॉज इज मिसिंग एक्नॉलेजमेंट मैसेज। Moving to next question, which of the following best represent the signal flow for a successful VoLTE call? Register, invite, ठीक है। उसके बाद 200, फिर एक्नॉलेजमेंट, फिर बाय। तो आपको देखना है रजिस्टर, उसके बाद सब जगह आपको ये ऑप्शन कैसा होता है, बी वाला यहाँ तक है, ठीक है ना, सी वाला आपका यहाँ तक है, और डी वाला यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रजिस्टर, रजिस्टर के बाद अगर आप कंप्लीट डिटेल देखोगे तो 401 जाता है अनऑथराइज्ड, ऊपर हमने देखा ये इंटेंशनली भेजा जाता है। फिर अगेन से रजिस्टर जाता है, फिर अगेन ओके हो जाता है, फिर अगेन इनवाइट आफ्टर रजिस्ट्रेशन के लिए इनवाइट, ये तो आपका सिग्नलिंग इनिशियली कंप्लीट हो गया, फिर इनवाइट होगा, फिर ट्राइंग रिंगिंग ओके एक्नॉलेजमेंट होगा, उसके बाद रियल टाइम ट्रांसफर प्रोटोकॉल शुरू होगा, फिर बाय होगा, फिर ये ओके पे कंप्लीट होगा। यहाँ रजिस्टर एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट तो अभी नहीं आएगा, रजिस्टर पहले इनवाइट आएगा, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट आएगा, उसके बाद बाय आएगा। यहाँ इनवाइट पहले आ गया, रजिस्टर बाद में आ गया, तो ये यहाँ से चेंज हो गया। सबसे पहले आपका देखो ये सीक्वेंस है, इसको मैं दोबारा बनाऊंगा तो मतलब नहीं है, सीक्वेंस ऐसा ही है।
रजिस्टर होगा, फिर अनऑथराइज्ड होगा, फिर रजिस्टर होगा ऑथेंटिकेटेड के लिए, फिर ओके हो जाएगा, फिर इनवाइट हो जाएगा, फिर 100 ट्राइंग होगा, रिंगिंग होगा, फिर 200 ओके अगेन, एंड देन एक्नॉलेजमेंट आरटीपी मीडिया सेशन होगा, बाय होगा, और फिर ओके अगेन. So this is the correct session for quality call flow. Note it down. Now moving to next question, question number 21. अब यहाँ से एसआईपी सिग्नलिंग से क्वेश्चंस हमने किए हैं. अब हम डायमीटर प्रोटोकॉल पे आएंगे. तो डायमीटर प्रोटोकॉल पे जो है बेसिकली जो है डायमीटर हम क्यों यूज करते थे, क्योंकि जो रेडियस यूज होता था पहले एलटीई के अंदर और आईएमएस के अंदर, ये इसको रेडियस को रिप्लेस करता है डायमीटर. ठीक है. क्यों यूज करते हैं? ट्रिपल ए के लिए. ट्रिपल ए ऑलरेडी बताया था. अकाउंटिंग, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, इसके साथ साथ डायमीटर से हम मोबिलिटी और पॉलिसी सपोर्ट भी करते हैं. पॉलिसी मतलब चार्जिंग वगैरह. तो विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द डायमीटर प्रोटोकॉल? Diameter is a media transport protocol for RTP protocol, routing protocol. It is an AAA protocol used in LTIMS. Why was diameter introduced instead of continuing with radius? क्यों हम सपोर्ट करते हैं? क्योंकि इट सपोर्ट पेयर डिस्कवरी, फेलोवर, रिलायबिलिटी एंड लार्जर एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच डायमीटर इंटरफेस कनेक्ट्स बिटवीन एमएमई एंड एचएसएस? ये पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन किया था हमने इंटरफेस के ऊपर. जीएक्स भी पिछले वीडियो में किया था. पीजीडब्ल्यू एंड पीसीआरएफ के बीच में जीएक्स है. व्हिच डायमीटर इंटरफेस इज यूज्ड बिटवीन आईसीएसएफ एंड एससीएससीएफ एंड दी एसएचएस? इसके बीच में हमारा सीएक्स यूज होता है. ये भी हमने पिछले वीडियो में भी किया. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर इन डायमीटर? सो डायमीटर कंसिस्ट ऑफ एवीपीएस यानी कि एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर्स, जैसे सेशन आईडी, यूजर नेम, ओरिजिन होस्ट, डेस्टिनेशन रिजल्ट कोड, क्यूएस. ये बेसिकली जो है ये डायमीटर का सिग्नलिंग के अंदर जो एट्रीब्यूट वैल्यूज होते हैं उस पे इतना डिटेल में शायद ही आपसे पूछे, लेकिन फिर भी. What is the primary purpose of all this attribute value pair? To carry signaling information such as username, session ID, QoS parameter, जो भी मैंने बताया इसके अंदर ही होता है. ठीक है. Which diameter command is used to verify that pair is still reachable? That is DWR. Diameter watchdog. ठीक है. DWR diameter watchdog. CER इसको हम कैपेबिलिटी एक्सचेंज के लिए बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद डीपीआर इज डिस्कनेक्ट पेयर. डिस्कनेक्ट पेयर के लिए हमारा कमांड है डीपीआर, डिस्कनेक्ट पेयर. कैपेबिलिटी एक्सचेंज के लिए सीईआर. डीडब्ल्यूआर आपका क्या है? डायमीटर कमांड. दैट मीन्स वॉचडॉग स्टिल रीचेबल है या नहीं, वॉचडॉग की तरह काम करता है, तो इट इज डिवाइस वॉचडॉग. सो डिवाइस वॉचडॉग रिक्वेस्ट, डीडब्ल्यूआर का फुल फॉर्म डिवाइस वॉचडॉग रिक्वेस्ट. डीपीआर इज डिवाइस डिस्कनेक्ट पेयर रिक्वेस्ट. सीईआर इज कैपेबिलिटी एक्सचेंज रिक्वेस्ट. Now, question number 28. A user equipment sends an attach request. Attach request भेज रहा है. The MME cannot retrieve authentication vectors from the HSS. देखा HSS पे आपको authentication vectors भी होते हैं. Which diameter interface should be investigated first? Now, authentication vectors are downloaded from the HSS. कौन से इंटरफेस से? वो S6A इंटरफेस से. यानी कि MME और HSS के बीच में जो इंटरफेस है उसी को तो आप देखोगे, S6A इंटरफेस. आईएमएस रजिस्ट्रेशन सिनेरियो के ऊपर एक क्वेश्चन है कि आईएमएस रजिस्ट्रेशन के केपीआईज हैं, जैसे रजिस्टर रिसीव इतना, सीएक्स ऑथेंटिकेशन सक्सेस 62% एंड एसआईपी 200 ओके 61%. नाउ यहाँ पर आप अगर देखोगे तो द रजिस्टर रीचेस द आईएमएस, रजिस्टर रिसीव्ड हो रहा है आईएमएस नेटवर्क पे सक्सेसफुली, लेकिन ऑथेंटिकेशन थ्रू सीएक्स जो है वो फेल हो जा रहा है, ओनली 62% हो रहा है. तो सब्सक्राइबर प्रोफाइल ऑथेंटिकेशन कहाँ पर होता है? एचएसएस में होता है आपका, है ना. वहीं पर सारे ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स होते हैं. तो आपको ट्रबल शूट करना है यहाँ पर कम्युनिकेशन बिटवीन सीएस, सीएफ एंड एचएसएस. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. अ वोल्टेज सब्सक्राइबर रिपोर्ट अटैच हो रहा है 99.8%. आईएमएस का रजिस्ट्रेशन फेल हो जा रहा है. सिप रजिस्टर सक्सेसफुली सेंड हो रहा है. डायमीटर सीएक्स टाइम आउट ऑब्जर्व हो रहा है. यानी कि एलटी अटैच सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब कि कोर तो आपका फंक्शनिंग है. ठीक है, एपीसी कोर फंक्शनिंग है.
अब यहाँ पर आप देखोगे कि सिप रजिस्टर जो है वो भी आईएमएस पे पहुंच रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है। डायमीटर सीएक्स टाइम आउट होने का मतलब ये है कि आईएमएस जो है वो सीएक्स कहाँ पर यूज हो रहा है, सीएस सीएफ एंड एचएसएस के अंदर क्यों यूज हो रहा है? ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन के लिए ही आप ये सीएक्स टाइम आउट होगा। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं कर पाएगा, कोशिश करेगा रिस्पॉन्स लेने का, नहीं हो पाया तो टाइम आउट हो जाएगा। दैट इज इन एचएसएस। Which SS7 layer is primarily responsible for reliable message transfer and routing between the signaling point? Now, इस क्वेश्चन में बेसिकली SS7 के ऊपर में ये क्वेश्चन है, SS7 आर्किटेक्चर के ऊपर में। तो SS7 के अंदर आप देखोगे कि मीडिया ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एमटीपी प्रोटोकॉल जो लेवल 3 पे होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग बिटवीन सिग्नलिंग पॉइंट्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32, a mobile switching center receives a signaling message contains, अब ये मत बोलना कि सर सॉरी ये छूट गया ना, क्वेश्चन नंबर 32 छूट गया यहाँ पर। अब SS7 आपको पता है जो सर्किट स्विचिंग पे जो सिग्नलिंग होती है हमारी SS7 सिग्नलिंग होती है, ठीक है। और जो आपकी SIP सिग्नलिंग को मीडिया गेटवे के थ्रू हम SS7 सिग्नलिंग में कन्वर्ट करके पीएसटी नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं। ऊपर ही हमने बीजी मीडिया गेटवे कंट्रोल फंक्शन और बीजी ब्रेकआउट गेटवे कंट्रोल फंक्शन पे देखा, ठीक है। तो why was SCCP introduced above MTP? Now SCCP was introduced above in MTP obviously क्योंकि SCCP के पास कुछ एडवांटेजेस है जो MTP जो है वो नहीं है जिसके पास, इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन, लॉजिकल एड्रेसिंग एक्सेट्रा। आप ऐसा समझो कि जो SCCP है, SCCP ये आपका एक तरीके से नेविगेशन सिस्टम है। आपके पास बहुत सारे रोड्स हैं, अब कौन से रोड पे आपको जाना है दैट विल डिसाइडेड बाय द SCCP। अगर आप SS7 का प्रोटोकॉल स्टैक देखोगे तो एप्लीकेशन लेयर है सबसे ऊपर, उसके बाद आप देखोगे SCCP है, उसके बाद देखोगे आप MTP लेवल 3 है, फिर है MTP मतलब मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और SCCP का मतलब है सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट, ठीक है, सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट। तो मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है MTP आपका मैसेज ट्रांसफर पार्ट लेवल 2, फिर आपका MTP लेवल 1, ये आपका फिजिकल लेयर है, ये डेटा लिंक लेयर है, और ये नेटवर्क लेयर है, ठीक है। तो MTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, क्लियर, इसको उल्टा भी बना लोगे तब भी चलेगा, इसको जस्ट रिवर्स कर दो तो भी आपका सबसे बॉटम पे MTP 1 फिजिकल लेयर, फिर रिलायबल लिंक MTP 2, फिर नेटवर्क राउटिंग आपका लेवल 3 पे होता है, फिर आपका एक्सटेंडेड एड्रेसिंग SCCP पे होगा, SCCP, और इसके ऊपर आप देखोगे तो डेटाबेस क्वेरीज या कॉल कंट्रोल्स वगैरह है, ठीक है। तो जो आपका मैसेज ट्रांसफर पार्ट है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग SS7 सिग्नलिंग मैसेज थ्रू द नेटवर्क, इसीलिए ये नेटवर्क 3 पे भी है, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 1 पे भी है, ठीक है। तो MTP बेसिकली रूट्स मैसेजिंग यूजिंग डेस्टिनेशन पॉइंट्स कोड DPCS, whereas सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट वो एडवांस एड्रेसिंग एंड राउटिंग कैपेबिलिटीज रखता है, इसीलिए दैट इज एट नेटवर्क लेयर के टॉप पे है ये SCCP। ये जो SS7 का प्रोटोकॉल स्टैक है, आप देखोगे MTP जो मैसेज ट्रांसफर पार्ट है उसके ऊपर SCCP है, सिग्नलिंग कनेक्शन कंट्रोल पार्ट, और ये बेसिकली एडवांस एड्रेसिंग एंड राउटिंग कैपेबिलिटीज है, इसीलिए दैट इज ऑन टॉप ऑफ द MTP। सो इट इज इंट्रोड्यूस above SCCP in the stack पे याद रखो एप्लीकेशन SCCP MTP लेवल 3 MTP लेवल 2 MTP लेवल 1, क्यों? बिकॉज एक्सटेंडेड एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज है इसके पास में टू प्रोवाइड कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विस विद ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन। उसके बाद मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, a mobile switching center receives a signaling a message containing only the subscriber MSISDN, which SS7 functions convert this into a destination signaling point. So which function will convert that? That will be done by ISUP, not MTP level 2। अब ISUP कहाँ पर है आपका? ऊपर में, इसके ये एप्लीकेशन वाले लेयर, ठीक है। अभी हमने देखा था यहाँ पर आपका एप्लीकेशन लेयर पे आपका MAP है, CAP है, ISUP है,
सो मोबाइल स्विचिंग सेंटर के अंदर ISUP यानी कि यूपी मतलब यूजर पार्ट है, IS मतलब है ISDN यूजर पार्ट. So this is a protocol in SS7. So only MSISDN is there. Mobile switching center receives signaling message containing only the subscriber MSISDN, which SS7 converts this into destination signaling point code. Let me explain TCAP, GTT, MTP, everything so that there should not be any confusion. अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 32 और 33 रिलेटेड है तो पहले 32 को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए. तो ये सब भी डिलीट कर रहा हूँ मैं. ठीक है, इसको हटा देता हूँ. सपोज करो, पहले एमटीपी क्या करता है वो समझो. मैसेज ट्रांसफर पार्ट क्या करता है, ये ओनली इट कैन ओनली रूट मैसेजेस यूजिंग डीपीसी डेस्टिनेशन पॉइंट कोड. ठीक है, डेस्टिनेशन पॉइंट कोड क्या है, मान लो कि ऐसा है डीपीसी में लिखा है डेस्टिनेशन पॉइंट कोड, जहां पर आपको जाना है, जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसका कोड दिया हुआ है 2145/3, ऐसा कुछ कोड दिया हुआ है. तब तो आपका एमटीपी इजिली रूट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है जब भी आपका देखो सर्किट स्विचिंग के अंदर हमने देखा है कि हमारे पास एमएससी होता है, एमएससी के अंदर एचएलआर है. अब आपके पास अब जिस नंबर पे कॉल करते हो फॉर एग्जांपल 99 दिस, तो ये नंबर किस एमएससी के किस एचएलआर के अंदर है ये आपको पता होना चाहिए. तो डेस्टिनेशन पॉइंट कोड वही होता है जो बताता है आपको कि ये नंबर जो है किस एमएससी से कनेक्टेड है और किस एचएलआर को आपको जाकर के ऑथेंटिकेट करने के लिए किस एचएलआर से आपको डेटा फेच करना है. अब मैसेज ट्रांसफर पार्ट ये है जिसके पास डेस्टिनेशन पॉइंट कोड्स होते हैं. ये तभी काम करेगा जब आपको डेस्टिनेशन एक्सचेंज का कोड के बारे में इंफॉर्मेशन होगा. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जब आपके पास केवल मैसेज में MSISDN है, जैसे यहाँ बोला गया. जब आपके पास केवल MSISDN होगा, यानी कि आपके पास नंबर दिया हुआ है कुछ ऐसा नंबर, यहाँ पर कोई डेस्टिनेशन पॉइंट कोड नहीं. अब इस नंबर से आपको पता लगाना है कि आपका डेस्टिनेशन पॉइंट कोड कहाँ पर है, क्या है. बेसिकली आपको कौन से एमएससी के अंदर एचएलआर को फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये डेस्टिनेशन पॉइंट कोड तो है नहीं. तो अब आप हाउ डू यू नो कि विच एमएससी यू हैव टू गो. सो एमटीपी डज नॉट अंडरस्टैंड दिस, एमटीपी ओनली अंडरस्टैंड द डीपीसी डेस्टिनेशन पॉइंट कोड. Now, if there is such message or such problem, how do you solve it? To solve it, we have SCCP, Signaling Connection Control Part. What it does? It do the translation, Global Title Translation, GTT, connection oriented as well as the connectionless service and advanced addressing. So, what is GTT? GTT means Global Title Translation, which means कि आपके पास जो ये MSISDN है, you convert this to the destination point code. That is called the GTT. So that the MTP, पहले आपका आपने देखा SS7 के प्रोटोकॉल के ऊपर में स्टैक में SCCP ऊपर है, उसके बाद आपका मीडिया ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर 3 पे है जो नेटवर्किंग करता है. तो ये कन्वर्ट कर देगा आपका MSISDN वाले मैसेज को किस में, डीपीसी में. और जब आपका डीपीसी में कन्वर्ट हो जाएगा तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क लेयर के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली अब आपको पता चल गया कि जीटीटी जो है ये कन्वर्ट करेगा डेस्टिनेशन सिग्नलिंग, कन्वर्ट दिस इनटू डेस्टिनेशन सिग्नलिंग पॉइंट कोड. लेकिन हम पहले देखते हैं कि दूसरे ऑप्शंस क्या है. व्हाट इज टीकैप, ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज एप्लीकेशन पार्ट. एमटीपी देखा था, अब टीकैप में क्या है, ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज एप्लीकेशन पार्ट. ठीक है, इट इज used for database transactions such as HLR क्वेरी करने के लिए, VLR कैरी करने के लिए, क्वेरी करने के लिए. क्वेरी का मतलब है कि इंक्वायरी करने के लिए कि भाई ये एंटिटी मौजूद है या नहीं. Therefore it is called ट्रांजैक्शन. तो डेटाबेस ट्रांजैक्शन के लिए ये यूज होता है. ISUP क्या है, ISDN यूजर पार्ट. ISDN यूजर पार्ट का क्या है, ये हो गया आपका ट्रांजैक्शन कैपेबिलिटीज एप्लीकेशन पार्ट. ये हो गया आपका ISDN यूजर पार्ट. बेसिकली टेलीफोन कॉल सेटअप, कॉल रिलीज, कॉल मैनेजमेंट के लिए लैंडलाइन वाला उसके लिए यूज होता है. ठीक है,
और एमटीपी लेवल 2 आपको पता है दिस इज अ डेटा लिंक लेयर ऑफ एसएस7। तो डेटा लिंक लेयर पे हमारा क्या क्या काम होता है, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो रिलायबल ट्रांसमिशन बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एमटीपी लेवल 2 पे होता है। सो दिस इज the different options and what it means: TCAP, GTT, ISUP, and MTP level 2. Now, let us move to the next question, that is question number 34. Which SS7 protocol establishes and release voice call between switches? ISUP. Which telecom application relies heavily on TCAP transaction capabilities, application part, इंटेलिजेंस नेटवर्क एंड मोबाइल डेटाबेस क्वेरीज? डेटाबेस क्वेरीज जहां भी आएगा वो ठीक है आपके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 36। व्हाई वाज सिगट्रैन इंट्रोड्यूस? नाउ सिगट्रैन आपको मालूम है क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? सिगट्रैन अलाउस, क्या अलाउ करेगा? सिगट्रैन अलाउ करेगा टेलीकॉम ऑपरेटर को माइग्रेट करने के लिए जो आपका ट्रेडिशनल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिग्नल है से आईपी पे ले जाने के लिए। ठीक है, और इसको जब आप टीडीएम को आप जब आईपी पे मूव कर दो तो आपका SS7 का जो एप्लीकेशन है उसको प्रिजर्व करके रखता है सिगट्रैन, तो ट्रांसपोर्ट SS7 सिग्नलिंग ओवर आईपी नेटवर्क। ठीक है, हमारा जो है आईपी को SS7 में कन्वर्ट करते थे हम किससे? मीडिया गेटवे के थ्रू, एलटीई के अंदर। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टीडीएम को आईपी नेटवर्क पे, SS7 को आईपी नेटवर्क पे कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग सिगट्रैन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। व्हाई इज एससीटीपी प्रेफर्ड ओवर टीसीपी फॉर सिगट्रैन? अब एससीटीपी जो है टीसीपी के ऊपर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। व्हाई एससीटीपी इज प्रेफर्ड? मल्टी होमिंग एंड मल्टी स्ट्रीमिंग फॉर हायर रिलायबिलिटी। What is SCTP and how it is different from TCP? Let us briefly discuss this point also. सबसे पहले समझो सिगट्रैन क्या है। सिगट्रैन का मतलब होता है सिग्नलिंग ट्रांसपोर्ट। सिगट्रैन, सिग्नलिंग ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट। इट इज सुइटेबल फॉर, और दिस प्रोटोकॉल बेसिकली क्या ट्रांसपोर्ट करता है? सिग्नल। कौन से सिग्नल? SS7 सिग्नल। तो SS7 की जो सिग्नलिंग मैसेजेस हैं इसको आप आईपी नेटवर्क्स के ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ट्रेडिशनल टीडीएम लिंक। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है इसके? M3UA सिगट्रैन सिग्नल, SUA, M2PA, M3UA, M2PA, M2UA, ये सारे सिगट्रैन है। ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल जो है, जितने भी प्रोटोकॉल्स ऊपर है, M3UA बोलो या SUA, M2PA, M2UA, M3UA, M2UA, ये सारे यूज करते हैं SCTP ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रांसपोर्ट आपको पता चल गया SCTP क्या है? स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है, जैसे टीसीपी है, यूडीपी है ना। यहाँ टीसीपी हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड है, ये कनेक्शन लेस है। दिस इज मोर रिलायबल, दिस इज लेस रिलायबल, ऑल ये सारी चीजें हमने की है ऑलरेडी। तो जो आपका एससीटीपी है ट्रांसपोर्ट के लिए, ये प्रोटोकॉल यूज होता है एससीटीपी इंस्टेड ऑफ टीसीपी। व्हाई एससीटीपी? दिस इज a stream control transmission protocol. Why do we use that? Why not TCP? Because TCP के अंदर क्या है, जब भी कनेक्शन ब्रेक होता है, थ्री वे हैंडशेक होता है कनेक्शन को मेक करने के लिए, और उसमें लग जाता है टाइम। तो जब कनेक्शन ब्रेक्स हो जाता है, अ न्यू कनेक्शन मस्ट बी स्टैब्लिश, और जिस टाइम तक स्टैब्लिश नहीं होता है उस टाइम तक आपका सिग्नलिंग मैसेज क्या होगा? या तो डिले होगा या तो लॉस्ट होगा। लेकिन एससीटीपी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता है। एससीटीपी के अंदर क्या है? एससीटीपी के अंदर एक होता है मल्टी होमिंग। मल्टी होमिंग क्या है? मल्टी होमिंग, मल्टी होमिंग का मतलब ये है कि अगर एससीटीपी का एक एंड पॉइंट जो है, इसके पास मल्टीपल आईपीज होंगे, मल्टी होमिंग, मल्टीपल होम्स, तो इसके एंड पॉइंट पे मल्टीपल होम्स होंगे। अगर एक आपका अनरीचेबल भी होता है, ऑटोमेटिकली आपके दूसरे आईपी पे स्विच हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल होमिंग विच टीसीपी कैन नॉट डू। दूसरा है मल्टीपल स्ट्रीमिंग, यानी कि टीसीपी सेंड डेटा, इसीलिए एससीटीपी इसका नाम ही रखा गया है, स्ट्रीम कंट्रोल। सो मल्टीपल स्ट्रीमिंग, टीसीपी सेंड एक डेटा इन वन स्ट्रीम। अगर एक स्ट्रीम में एक डेटा भेजा, अगर वन पैकेट लॉस हो गया, ऑल लेटर पैकेट्स आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उसका एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। ठीक है, लेकिन आपका एससीटीपी मल्टीपल इंडिपेंडेंट स्ट्रीम को भेजता है। ठीक है, यानी कि स्ट्रीम वन पैकेट ए पैकेट बी गया, स्ट्रीम टू के अंदर पैकेट एक्स पैकेट वाई गया। अगर पैकेट बी लॉस भी हो गया
तो स्ट्रीम 1 ही वेट करेगा, स्ट्रीम 2 को वेट करने की जरूरत नहीं, कंटिन्यूसली वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है। सो ये दोनों एडवांटेज है सिग्ट्रैन एचसीटीपी के ऊपर जो हम ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया अभी तक? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ M3UA इन सिग्ट्रैन? अब M3UA जो है ये अलाउ करेगा ISUP एंड SCCP एप्लीकेशन को रन करने के लिए ओवर आईपी। सो इट अडॉप्ट SS7 MTP3 यूजर मैसेज ओवर SCTP NI। A telecom operator migrates from TDM SS7 to SIGTRAN. Symptoms are SCTP associated UP, M3UA, ASP active, call fails immediately, IM message not reaching the destination switch. Which layer should be investigated? So M3 routing context or routing key. Question number 40. A roaming subscriber cannot receive incoming calls. Observations क्या है? ISUP trunk healthy है. SCCP message is also successful. TCAP query times out. Now this is the pure practical based application. Already मैंने include किया है और I think ये इस क्वेश्चन को हटा दो, ये वेंडर लेवल क्वेश्चन है. I should not include this. इसको हटा दो, ठीक है? Not required. Question number 41. A Volte user successfully complete LTE attach but fails to make any Volte call. That is okay. IMS registration success KPI is just 0%. Now LTE attach and IMS registration both are different. LTE attach का मतलब ये है कि आपका इवॉल्व पैकेट कोर से कनेक्टिविटी हो गया है। IMS का रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि अब आप वोल्टी सर्विस यूज कर पाओगे, वॉइस भेज पाओगे। ठीक है, ये चीज हमने की है। तो यूजर इक्विपमेंट कैन एक्सेस द इंटरनेट आफ्टर LTE अटैच। LTE अटैचमेंट के बाद आप इंटरनेट कर सकते हो, लेकिन आपको जब बात करना होता है तो आपको सेशन का क्रिएशन करना होता है, जिसके लिए आपका सिप इनवाइट और वो वाला सारा कॉल जाता है आईएमएस के थ्रू। आईएमएस में आपका होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो अगर आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हो बट वोल्टी के नॉट नहीं यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आईएमएस आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42. वोल्टी केपीआई शोज रजिस्टर सक्सेस, इनवाइट सक्सेस, रिंगिंग ओके, आरटीपी रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब क्या हो रहा है? मीडिया पाथ या आरटीपी का प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 43. देखो ये पिछले वीडियो में भी ये वाला पार्ट देखे थे, इसलिए मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ड्यूरिंग आईएमएस रजिस्ट्रेशन रजिस्टर रिसीव सीएक्स रिक्वेस्ट सेंड सीएक्स टाइम आउट। सीएक्स टाइम आउट का मतलब क्या हो रहा है? ऑथेंटिकेशन फेलियर। कहां पर होगा? एचएसएस के अंदर। A user equipment receive 486 busy here. What does this indicate? Network congestion. The 486 पहले आप ये देख लो। 404 नॉट फाउंड, ये तो सबको पता होगा। HTTP में भी 404 नॉट फाउंड ही होता है। 480 एंड दिस इज बेसिकली SIP का रिस्पॉन्स कोड है। 480 टेम्परेरली अनअवेलेबल। 486 का है बिजी है एंड 603 का मतलब है डिक्लाइन। ये आपका 486 बिजी हेयर ऑलरेडी यहाँ बताया है, तो उसको बिजी हेयर मिला है। ठीक है। और व्हाट डज दिस इंडिकेट? बिजी हेयर का मतलब क्या है? नेटवर्क इज बिजी, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 45. आईएमएस से आपका केपीआई के एनालिसिस से रजिस्ट्रेशन भी है, आरटीपी सक्सेस भी है, रजिस्ट्रेशन भी है और सेशन सेटअप भी है। इमीडिएट ऑप्टिमाइजेशन कौन से केपीआई को रिक्वायर कर रहे हैं? तो कॉल सेटअप डिले, ऑब्वियसली बात है, ये बहुत ज्यादा है, इसको कम करना है आपको। ठीक है। 2 से 4 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड, मैक्सिमम 4 सेकंड, मतलब 2 से 4 सेकंड का डिले अलाउ है। और 46 ये 8 सेकंड नहीं होना चाहिए। ठीक है। 46 a sub carrier reports इंटरनेट वर्क्स, LTE अटैच सक्सेसफुल, IMS रजिस्ट्रेशन भी सक्सेसफुल, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट आफ्टर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन हियर 30 सेकंड। तो सेशन टाइम एक्सपायर हो जा रहा है बेसिकली। तो SIP सेशन टाइमर का इशू है यहाँ पर। ठीक है। An operator migrates to SIGTRAN SCTP association up M3UA ASP active, TCAP queries failing। TCAP queries failing का मतलब क्या है? TCAP आपका क्या है? ट्रांजेक्शन कैपेबिलिटीज, जो आपका डेटाबेस को आप क्वेरी करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज दैट। सो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? SSCP GTT राउटिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट हेल्दी है,
M3 UA भी है ओके. तो these two indicate that transport is healthy. Failure occurs is during TCAP query. तो आपको बेसिकली SCCP को क्वेरी करना पड़ेगा. ठीक है, ग्लोबल टाइटल ट्रांसलेशन कर पा रहा है या नहीं, जिसके वजह से वो सही HLR. टीकैप क्यों यूज करते हैं? टीकैप यूज करते हैं HLR या VLR क्वेरी करने के लिए. अब आप फेल हो रहा है क्वेरी, मतलब कि अगर आप कह रहे हो कि सेलेक्ट दिस यूजर फ्रॉम दिस टेबल, नॉट फाउंड हो रहा है, क्वेरी फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सही HLR पे नहीं जा पा रहे हो, यानी कि GTT नहीं कर पा रहा है सही. GTT कौन करता है? SCCP करता है GTT. ठीक है. अब क्वेश्चन 48 पे आ जाओ. A telecom operator wants to automatically detect SIP signal storm before they affect subscriber. So SIP signal storms are identified by, कैसे identify कर पाओगे? So they can be identified by observing the trend और पैटर्न इन SIP ट्रांजैक्शन रेट, रजिस्ट्रेशन कितना बार अटेम्प्ट किया है, इनवाइट्स के कितने वॉल्यूम्स हैं. उसके बाद देखिएगा कि बहुत ज्यादा इनवाइट का जो KPI है वो फॉल कर रहा है, रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा फॉल हो रहा है. तो टाइम सीरीज एनोमली डिटेक्शन, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड. क्वेश्चन नंबर 49 एंड द लास्ट क्वेश्चन. एवरी सक्सेसफुल LTE अटैच गारंटी सक्सेसफुल वोल्टी सर्विस? नो. LTE अटैच होकर के नेट यूज कर पाओगे लेकिन कॉल नहीं लग पा रहा है, वोल्टी IMS का रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है. LTE attach automatically performs IMS registration. No, LTE attach does not automatically start the or perform the IMS registration. It is a separate procedure which is performed after LTE attach. So none of the options are correct. Therefore, we'll having the option D as the correct option. So this completes the topic number 3, that is the signaling protocols. Thank you for watching and let us meet in another video.